तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यश। इस पेन को देख रहे हो, इस निशान को देख रहे हो? ये निशान उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास। कुछ कहते कहते दिनेश जी रुक गए, मगर ये सब सुनकर अब यश की भी हालत खराब हो गई। उसने अपने चाचा के चेहरे पर ऐसा डर पहली बार देखा था। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शिवाय को क्या समझ रहे हैं? मैडम, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। इसका मतलब शिवाय सर उज्जैन में है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे अपनी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। मैडम, ये लीजिए शिवाय सर का पेन। दिनेश जी की बातें सुनकर नंदिनी की हालत खराब हो गई। आखिर मतलब क्या है इन सब बातों का? कौन है ये शिवाय? दिनेश अंकल तो एक्स आर्मी में हैं, वो उससे क्यों डर रहे हैं? नंदिनी घबराई हुई वहां से घर पहुंची और गुस्से से बोली, शिवाय कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति शिवाय महेश्वरी। बकवास बंद करो। ये पेन और इस पर बना ये निशान, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे वहां से जाने के बाद इस पेन और इस निशान को देखकर दिनेश जी पसीना पसीना हो गए। हो कौन तुम, बताओ मुझे। ये पेन तो मुझे वो बंदर छाप धनपंजन के साथ फ्री में मिला था। ये तो मैंने यूज भी आज पहली बार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिनेश जी ने इस पेन पर बने निशान को कुछ और समझ लिया हो। वरना तुम ही बताओ नंदिनी, अगर ये पेन इतना जरूरी होता तो क्या मैं उसे वहां छोड़कर आता? तभी नंदिनी को किसी का फोन आ गया और वो वहां से चली गई। अगली शाम नंदिनी की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। हाय हाय नंदिनी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। पर ऐसे भी क्या जल्दी थी कि तू ज्वेलरी पहनना भूल गई? ओप्स, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा पति तुझे चप्पल तक दिला नहीं सकता तो नेकलेस तो दूर की बात है। खैर देखो, मेरे पति ने कल रात ही मुझे 3 करोड़ की नेकलेस गिफ्ट की है। सही लग रही है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी बड़े लॉस में चल रही थी और वो किसी इन्वेस्टर की तलाश में थी। इस पार्टी में उसका अमीर क्लासमेट देव भी आया था, जो कॉलेज के दिनों में उस पर लाइन मारता था। उसने सोचा क्यों ना वो देव से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेगी। हाय देव। तभी उसका पति शिवाय बुके लेकर वहां आ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब उसने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी उसे देखते ही नाराज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या गंदे से कपड़े पहनकर आए हो? चप्पल पहनकर आ गए हो तुम? होटल वालों ने अंदर आने कैसे दिया है तुम्हें? नंदिनी, तुम अपना ये फोन भूला थी घर पर, मैं ये लौटाने आऊं तुम्हें। और ये बुके क्या है सब कुछ? तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आया हूं। तुम अपनी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी प्लीज 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 स्टॉप इट। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को? गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो न जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, अपनी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। बुढ़ा पागल हो गया है। 101 लड़कों के रिश्ते ठुकरा चुका है। लगता है ये बुढ़ा ना अपनी पोती की शादी होने ही नहीं देगा। अरे 100 क्या,
500 लड़कों के रिश्ते ठुकरा सकता है ये। और ये बुड्ढा कोई आम बुड्ढा नहीं है, देश का सबसे रईस बुड्ढा है ये। बजाज इंडस्ट्रीज का मालिक है मुकेश बजाज। और ये जब किसी भी शख्स से अपनी पोती की शादी करवाएगा ना, तो पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। मैडम जी, इस बार ऐसे रिश्ते लेकर आए नंदिनी बिटिया के लिए कि आपको पसंद आएगा ही। जिस तरह से मुकेश बजाज ने अपनी पोती के लिए बड़े से बड़े नाम को ठुकराया था, वो देखकर सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर वो चाहते क्या थे। पापा जी, ये देखिए, ये ऐसे लड़के ढूंढ के लाओ मेरी पोती के लिए। गेट आउट। पापा जी, क्या आप मेरी बेटी को जिंदगी भर कवारी रखना चाहते हैं? इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, आप सबको मना क्यों कर रहे हैं? What's the problem? इनमें से कोई भी हमारी नंदिनी के लायक नहीं था। जब नंदिनी के लायक कोई लड़का मिल जाएगा तब करवा देंगे उसकी शादी। अच्छा, लायक नहीं है? यश मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। उसके पहले जो लड़का आया था वो अगले ही महीने क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने वाला है। और उसके पहले जो आया था वो लड़का हमारे प्रधानमंत्री का भतीजा था। हाय दादाजी। हाँ बेटे। डन। तो क्या हुआ? नंदिनी मुकेश बजाज की इकलौती पोती है, उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिसे देखकर दुनिया देखती रह जाएगी। पता नहीं कौन से राज्य का राजकुमार ढूंढ रहे हैं आप मेरी बेटी के लिए। तुझमें अक्ल है या नहीं है? नहीं मालिक। 1000 रुपए का जूता खराब कर दिया। सफेद जूते पे कोई काला पॉलिश करता है? माफ कर दीजिए मालिक, गलती तो इंसान से होती है ना। गलती कर रहा है, ऊपर से जबान भी लड़ा रहा है। रहने दीजिए मालिक, बच्चा है बेचारा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब तू मुझे सिखाएगा किससे किस तरह बात करनी है? औकात में रह के बात कर मुझसे। तू भी इस दुकान में जूते पॉलिश का ही काम कर रहा है और तुझे इस पर बहुत दया आ रही है ना? ये ले, अब ये जूता तू साफ करेगा। चल साफ कर। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर जा। मुकेश जी, आप यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ? इसे शिवाय, मैं मुकेश बजाज, शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बजाज कंस्ट्रक्शन का मालिक। आप प्लीज मेरी पोती नंदिनी से शादी कर लीजिए। जी, मगर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और आपकी पोती मुझ जैसे बूट पॉलिश वाले से शादी क्यों करेगी? मैं सबके सामने ये सब नहीं बता सकता। अब प्लीज मेरे साथ में आइए। शिवाय, मुझे पता है कि असल में तुम कौन हो, और ऐसे बूट पॉलिश वाले बनकर क्यों रहते हो? क्या? लेकिन आपको ये सब, बाकी का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन शादी के बाद तलाक की ऐसी घिनौनी शर्त, तो आप ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं? और आपको मेरे बारे में सब कैसे पता? शादी के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। शिवाय को अपना राज छुपाने के लिए इस शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। मुकेश बजाज ने जब नंदिनी की मां रेखा को इस शादी की बात बताई तो बजाज मेंशन में हंगामा हो गया। करोड़ों के मालिक हैं हम, और आप अपनी पोती का रिश्ता एक बूट पॉलिश वाले से करके आ गए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। नंदिनी की शादी उस बूट पॉलिश करने वाले शिवाय के साथ ही होकर रहेगी। ये शादी बहुत ही जरूरी है। इस शादी के बाद नंदिनी की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। बदलेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा पापा जी? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, देखिए ना पापा क्या बोल रहे हैं, प्लीज समझाइए इन्हें। इन दोनों की शादी होनी जरूरी है। मैंने खुद अपने खास पंडित से इनकी कुंडलियां मिलवाई हैं। उस लड़के का नंदिनी की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रिश्ता खुद ऊपर वाले ने तय किया है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कुंडली में जो कुछ भी लिखा रहेगा क्या हम उसे मान लें? ठीक है, अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगी तो कोई बात नहीं,
मैं अकेले ही अपनी बेटी को इस शादी से बचा के रहूंगी। मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी प्लीज 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 स्टॉप इट, ऐसा मत कर। स्टॉप इट प्लीज, कुछ मत करना। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है वो। ना जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। ये सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? नहीं नहीं नंदिनी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद शिवाय यहीं पर रहेगा हमारे साथ में। तुम्हें अपने ऐशो आराम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। और अगर दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। स्टॉप इट, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, अपनी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। मुकेश बजाज की इस एक चेतावनी ने रेखा का मुंह ऐसा बंद किया कि वो नंदिनी को अपने साथ लिए वहां से चली गई। ये सब क्या चल रहा है? वक्त आने पर रेखा को सब कुछ बता दूंगा, पहले शादी तो हो जाए। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता था। शादी का सच बिना जाने रेखा और नंदिनी को हाँ करनी ही पड़ी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर अब तक नंदिनी शिवाय से एक भी बार नहीं मिली थी। ये बात शिवाय को अंदर से खाए जा रही थी। कल हमारी शादी है, लेकिन हमारे बीच अब तक ठीक से बात तक नहीं हुई है। ना वो मेरे फोन का जवाब देती है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती है। ऐसे लगता है जैसे नंदिनी मुझे अपनाना ही नहीं चाहती है। एक बार शादी हो जाने दो, नंदिनी तुम्हें अपना लेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने तो कहा था कि नंदिनी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद लग रहा है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहा हूं तो क्या? ये मेरे और मेरी पोते के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। मुकेश जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे अपनाना आपके परिवार की मजबूरी होगी, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। अच्छा, इतना एटीट्यूड? ठीक है, तोड़ दो शादी, लेकिन फिर मैं भी लोगों को बता दूंगा कि तुम बुट पॉलिश करने वाले नहीं हो, पर असल में तुम कोई और ही हो। मुकेश बजाज ने ऐसा जाल बुना था कि कोई भी उससे बच नहीं पाया था। और अगले दिन ना चाहते हुए भी बजाज परिवार की इकलौती बेटी की शादी बूट पॉलिश करने वाले शिवाय से हो ही गई। अब तो बता दीजिए, आप क्यों चाहते रहे हम दोनों को इस रिश्ते में बांधना? बताइए कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ है आपको? बेटा, ये शादी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि दादाजी क्या हो रहा है? दादाजी क्या हो रहा है? शिवाय, शिवाय कुछ करो नहीं कि क्या हो रहा है? उठिए दादाजी, प्लीज उठिए। नंदिनी, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। मगर दादाजी के मरने के अगले ही दिन से शिवाय के बुरे दिन शुरू हो गए। नंदिनी और उसकी माँ आए दिन उसकी बेइज्जती करते। कभी शिवाय से बर्तन धुलवाए जाते, कभी घर का पोछा लगवाया जाता। एक दिन नंदिनी की कॉलेज की पुरानी दोस्त रिया घर आई। तुमने क्या नया नौकर रख लिया है घर के लिए? मैं नौकर नहीं, नंदिनी का पति हूँ। क्या? नंदिनी का पति? तूने क्या छुप के घर के नौकर से ही शादी कर ली नंदिनी? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मेरी किस्मत पर हंसना बंद कर दो। तो इस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? दादाजी ने शर्त ही ऐसी रखी है कि मैं इसे तलाक नहीं दे सकती। छोड़ इसे। जब से पनौती आया है ना तो दादाजी रहे और कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है कि क्या बताऊं। तुझे पता है मुझे बहुत अर्जेंटली 5 करोड़ की जरूरत है।
अरे तो तू यश से क्यों नहीं बात करती? वो अपना कॉलेज फ्रेंड, वो तो अभी इंडस ग्रुप का मालिक भी है। और तुझे तो याद ही है कि वो कॉलेज टाइम पे तुझ पर राइट। यश ने पहले भी नंदिनी को छोटी मोटी चीजों में मदद की थी। खास बात यह थी कि नंदिनी जानती थी कि यश इन मददों के बहाने उस पर डोरे डाल रहा है और उस पर बुरी नियत रखता है, मगर वो इन सब बातों को इग्नोर करके भी उससे हेल्प लेती रही क्योंकि उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था। ऐसे में जब नंदिनी की मीटिंग यश के साथ फिक्स हुई तो शिवाय उसकी कार ड्राइव करके उसे ऑफिस तक ले आया। हेलो नंदिनी। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? सब ठीक तो है? ऑल ओके? यहाँ ऑल ओके। आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम। वैसे ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? मैं नंदिनी का पति शिवाय। हो पति, हस्बैंड। हाय। आई एम सॉरी शिवाय, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। वैसे तुम करते क्या हो? क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो दरअसल मेरे पास काम नहीं है। मैं दरअसल ज़रा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो। ये गरीब फटीचर को नंदिनी जैसी लड़की मिल गई, वाह। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब इसे जाल में फंसाने के लिए बस थोड़े से पैसे फेंकने की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैं नंदिनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसे हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, बताओ करोगे काम? डोंट वरी, तुम नंदिनी के हस्बैंड हो, मैं तुम्हें अच्छा काम ही दूंगा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। क्या जरूरत थी बताने की कि तुम मेरे पति हो? और तुमने ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। ये सब बताया तो बताया, जब वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा था तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे थे? कब तक तुम्हें ऐसे बैठाकर खिलाऊंगी मैं? नंदिनी, मुझे इस यश की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, वो तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसकी बुरी नजर है तुम पर। शट अप। तुम्हें पता भी है एक कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसे निठल्लों जैसे बहाने मत बनाओ। तो पता नहीं क्या सोचकर दादाजी ने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया है और खुद स्वर्ग से धार गए। नंदिनी देखो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे 5 करोड़ चाहिए और अगर नहीं मिले तो मुझे तुम्हारी तरह बर्तन धोने पड़ेंगे, जो मैं नहीं करने वाली। तो बेहतर यही होगा कि तुम यश का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो। वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। Let's dance. नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये फूल देख रहे हो? तुम्हारी औकात इन फूलों की तरह है मेरी जिंदगी में। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नंदिनी चलो मेरे साथ। अरे क्या बवाल कर रखा है यार। नंदिनी बेबी रिलैक्स, तुम्हारा पति नकार है, मैं नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? देव, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें पूरी शाम मेरी गोद में बैठना होगा। 10 करोड़ के लिए तुम्हें अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। बोलो मंजूर है? आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बेचारा मेरी मदद कर रहा था। अभी क्या, अभी माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? मेरी चप्पल पे से माफी नहीं मांगी नंदिनी, तुम चलो मेरे साथ। यहाँ कौन है शिवाय महेश्वरी? मैं हूं शिवाय महेश्वरी, और अगर मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहां से अपने चंडू मंडू को लेकर।
बंद करो ये बच्चों का खेल। एक नहीं, एक साथ, सबके सब। महाकाल की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। आओ। हेडशॉट। ये कैसी पलटन भेजी तूने? सबके सब माचिस के तीली की तरह ढेर हो गए। क्या? ये तो मेरे सबसे खतरनाक आदमी थे। मैं खुद वहां था। क्या? हेडशॉट? बाप रे बाप, वो तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजर जिस पे पड़ी, समझो उसके दिन गए। तू थोड़ी देर और रुक जा, आ रहा है इन सब का पाप। थोड़ी ही देर में 10 जीपों का कॉन्वॉय पार्टी के बाहर आकर रुक गया। अंदर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। हेडशॉट क्लब के अंदर आया। देव ने आंखों से शिवाय की तरफ इशारा किया। हेडशॉट ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवाय पर तान दी। हिलना मत, मेरा नाम हेडशॉट है और आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चूका। तुम सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। इसको तो मैं अपने ठिकाने पे ले जाके निपटाऊंगा, और अगर इसकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी तो कहना। अभी कुछ देर पहले ही गुंडों से लड़ने वाला शिवाय वहीं जम गया। हेडशॉट के आदमियों ने शिवाय को पकड़ लिया और वहां से ले गए। नंदिनी और देव भी उनके पीछे निकल गए। शिवाय हेडशॉट की कार के पीछे डिक्की में बंधा पड़ा था। गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय वहां से गायब था। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो कहीं रुकी भी नहीं है। चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ आदमी भाग कैसे सकता है? तभी हेडशॉट की नजर वहां पड़े एक पेन पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये पेन उसका है क्या? हाँ, वो भिकमंगा इसी से पेपर साइन करता है। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा ही दिया। मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। अवंतिका को यहां से इज्जत के साथ बाहर ले जाओ और गाड़ी में बिठाओ, शिवाय ने हेडशॉट से कहा। हेडशॉट ने तुरंत अवंतिका को बाहर गाड़ी में बैठाया और भागते हुए शिवाय के सामने वापस आ गया। खेल में अचानक पासा कैसे पलट गया था, अवंतिका को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस खुश थी कि आज महाकाल ने एक फरिश्ते को भेजकर उसकी इज्जत और जान दोनों बचा ली थी। आप तो वही है, हेडशॉट ने शिवाय से कहा। उसकी आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां मौजूद विकी को हेडशॉट के इस डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाता, हेडशॉट ने शिवाय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेजर, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे सजा दो, आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाय आराम से सोफा पर बैठा लाइटर से खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। यह वही लाइटर था जो हेडशॉट ने 5 साल पहले उस लड़ाई के बाद देखा था, जिसमें मेजर ने अंडरवर्ल्ड किंग को हराया था। उस लाइटर पर मेजर गुदा हुआ था। कुछ सेकंड्स के बाद शिवाय ने लाइटर को टेबल पर रख दिया और हेडशॉट की तरफ देखते हुए विकी को सुनाने के लिए बोला, यहां पर अभी कुछ लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मुझे मेरे पैरों में गिरना होगा, मेरे बाप को भी मेरे पैरों में गिरना होगा, माफी मांगनी होगी, वगैरह वगैरह। शिवाय के मुंह से यह बात सुनते ही हेडशॉट का दिमाग और खराब हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला,
वो इसका दिमाग खराब हो गया था मेजर, कुछ भी बकवास किए जा रहा था। और तुम शायद अवंतिका को मारने भी वाले थे। गलती हो गई मेजर। हेडशॉट ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। विकी को अब तक समझ में आ गया था कि शिवाय कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। अगर विकी वक्त रहते शिवाय से माफी नहीं मांगेगा तो शिवाय इसी वक्त उसकी जान ले सकता था। ऐसे में वो भी शिवाय के पैरों में आकर गिरा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मां कसम, मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। शिवाय ने विकी को हीन भावना से देखा और बोला, तुमने जो आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसी हरकत तो कोई जानवर भी नहीं करता है। तुझे आज माफ कर भी दिया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि तू आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा? शिवाय की यह बात सुनकर विकी सहम गया और हिचकिचाते हुए बोला, मेजर, मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं। मैं अपनी मां की कसम झूठी नहीं खाता। आज से हर औरत को देवी मानूंगा। शिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, काश तुझे इस बात का एहसास पहले से होता, क्योंकि मैं तुझ जैसे राक्षस को सजा दिए बिना छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने हेडशॉट को देखा और बोला, इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिवाय का भरोसा जीतने का हेडशॉट के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने तुरंत कहा, जी मेजर, आप बस बताइए इससे कौन सी सजा दूं? शिवाय ने जवाब में गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो मुझे जानते हो ना हेडशॉट, मेरी तरह सोचो और इसे सजा दो। कहकर शिवाय खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हेडशॉट ने विकी के ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और बोला, इसे खड़ा करो, जल्दी जाओ। गार्ड्स तुरंत विकी की तरफ बढ़ने लगे। यह सुन के विकी और भी घबरा गया और उसने कहा, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साले, ज्यादा बोल रहा है। अगर तू लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कर सकता है तो हम भी तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। हेडशॉट ने चिल्लाते हुए कहा। इधर नाइट क्लब के बाहर अवंतिका पहले से ही शिवाय की गाड़ी में बैठी थी। शिवाय ने भी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि तभी नाइट क्लब के अंदर से विकी के चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर अवंतिका ने शिवाय की तरफ देखा और बोली, ये कैसी आवाज थी? क्या पता, अंदर कुछ हुआ होगा। तुम फिक्र मत करो अवंतिका। और उसने अपनी गाड़ी चालू कर ली। वैसे तुम हो कौन और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? अवंतिका ने यह सवाल शिवाय से पूछा। अवंतिका के मन में यही चल रहा था कि कहीं शिवाय वही लड़का तो नहीं जिसने 12 साल पहले उससे प्रॉमिस किया था। इससे पहले कि शिवाय अवंतिका की इस बात का जवाब दे पाता, अवंतिका का फोन बज उठा। यह रेखा का फोन था। उसका नाम देखते ही अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। फिर भी अवंतिका ने फोन उठाया और उधर से रेखा ने कहा, बेटा, मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि तू अभी विकी के साथ ही है ना? उसका यह सवाल सुनते ही अवंतिका भभक उठी और चिल्लाते हुए बोली, आप जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपकी बात मान के यहाँ आई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि आपने मुझे उस हैवान को बेच दिया है। यह सुनते ही रेखा का भी पारा गर्म हो गया। वो समझ गई थी कि अवंतिका विकी के साथ नहीं थी। ऐसे में उसने कहा, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही है? तुझे तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था, वरना तुझे विकी जितना अमीर आदमी क्या कभी मिल पाता? ये सब आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया है। पैसे लिए आपने उससे मेरे बदले में। लेकिन तेरी प्यारी दादी को तो सब पता ही था ना, उन्होंने ही तुझे समझाया था वहां जाने के लिए। अब सभी लोग एक जैसे ही हो। ये कहते हुए अवंतिका का गला भर आया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। शिवाय जो कि बगल में बैठा था वो सारी बातें सुन रहा था। उसे भी अवंतिका के लिए बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवंतिका रिलैक्स, तुम अब सेफ हो, फिक्र मत करो। रेखा ने शिवाय की यह आवाज पहचान ली थी। उसने गुस्से में कहा, तू इसके साथ क्या कर रहा है? नंदिनी को डिवोर्स देने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या?
रेखा की यह बात सुन के अवंतिका शॉक्ड हो गई। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि शिवाय और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का एक्स हस्बैंड था। लेकिन अब अवंतिका को रेखा की एक भी बात नहीं सुननी थी और अवंतिका ने कॉल काट दिया। पर अभी भी अवंतिका के आंसू नहीं रुके थे। उसके दिल में बहुत कुछ था जो वो बाहर निकालना चाहती थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी खराब है। पहले तो मुझे उस लड़के ने धोखा दिया जिसके इंतजार में मैं पागलों की तरह बजाज फैमिली की हर बात मानती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन वो लड़का आएगा। लेकिन मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। और अब ये दादी। अवंतिका को यह कहते सुनकर शिवाय का दिल उसके लिए टूट रहा था। उसने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, महाकाल जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेंगे। शिवाय ने समझाया और अवंतिका को अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दिया। उसने शिवाय से रुमाल लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। अब अवंतिका भी थोड़ी शांत थी। उसने पहले एक नजर शिवाय को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू तक नहीं बोला। आज तुम टाइम पर नहीं आते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मुझे आने में काफी देर हो गई। बीते 3 सालों को याद करके शिवाय ने धीमी आवाज में कहा। अवंतिका शिवाय की बात सुन नहीं पाई। उल्टा उसने शिवाय से पूछा, तुम वही हो ना जिसकी बातें ऑलमोस्ट पूरे शहर में होती है? निकम्मा हस्बैंड, राइट? सॉरी, एक्चुअली लोग तुम्हारे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे तो तुम कहीं से भी निकम्मे नहीं लगे। बल्कि तुम जैसा हस्बैंड किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी जन्नत हो जाए। यह सुनकर शिवाय शर्मा गया और उसने एक नजर अवंतिका पर डाली। फिर बात का रुख मोड़ते हुए अवंतिका ने वो सवाल पूछा जो वो जानने के लिए बेसब्र थी। और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे विकी के पास भेज दिया गया है? तुम्हारे किसी रिश्तेदार को बात करते हुए सुन लिया था। अब मैडम, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं खुद सवाल पूछ सकता हूं? अवंतिका यह सुनकर शिवाय की तरफ देखने लगी। तुम ठीक हो ना अवंतिका? शिवाय की आवाज में हल्की चिंता थी। अवंतिका ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तुम्हें कभी बजाज मैंशन में देखा नहीं। हॉस्टल में। हॉस्टल में क्यों? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अवंतिका ने कहा। शिवाय ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम्हारा मन नहीं होता उस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर रहने का? मन तो मेरा काफी चीजों का होता है, लेकिन बजाज फैमिली ने मुझे मेरे मन की कभी करने ही नहीं दी। और तो और मुझे बचपन से अपना बर्थडे तक मनाने नहीं दिया गया। रेखा आंटी का कहना है कि मैं जब से पैदा हुई हूं उस दिन से उनके परिवार को ग्रहण लगे हुए हैं। मैं उनके परिवार के लिए श्राप हूं। शिवाय ने यह सुनकर एक पल के लिए अवंतिका को देखा और बोला, तुमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? अवंतिका ने ना में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। यह देखकर शिवाय ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, अब तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। शिवाय ने मन ही मन अवंतिका से वादा करते हुए कहा। कुछ देर के बाद दोनों अवंतिका के हॉस्टल पहुंच चुके थे। जब अवंतिका शिवाय को सी ऑफ करके हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो गेट पे वार्डन ने अवंतिका को रोका और डांटते हुए बोली, कितनी बार बोला है कि टाइम पर नहीं आई तो सारी रात बाहर रहना पड़ेगा? सॉरी, कल से नहीं होगा, अवंतिका ने सिर नीचे करके कहा। वार्डन ने गेट पर खड़ी शिवाय की गाड़ी देखी और फिर अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, चल अब अंदर जा, और आज के बाद मुझे मेरे हॉस्टल के आसपास ये बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं चाहिए। कार में बैठे शिवाय को ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो वार्डन की ये बातें सुन तिलमिला गया। फिर सोचने लगा कि वो अब अवंतिका की जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देगा। जिस लड़की का उसने इतने सालों से इंतजार किया, आज शिवाय को वो मिल चुकी थी। तुरंत शिवाय ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। दिनेश जी, इंदौर का सबसे शानदार होटल बुक करिए। ओके सर, किस डेट और किस ओकेजन के लिए? 28 दिसंबर, बर्थडे सेलिब्रेशन। डन सर,
समझ गया मैं। अच्छा सुनो, एक और काम है तुम्हारे लिए। शिवाय ने दिनेश को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट होते ही शिवाय सोचने लगा, अवंतिका के साथ अच्छा नहीं हुआ। बजाज फैमिली को तो अब मैं दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह नंदिनी की मां रेखा का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया तो पता चला कि यह इंडस ग्रुप के एक सेक्रेटरी का कॉल था। गुड मॉर्निंग मिसेस बजाज, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपको आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर दिनेश सब खर्चा संभाल लेंगे और मिस बजाज के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है हमने। क्या? मिस्टर दिनेश, इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर, मेरी बेटी के लिए? ओके ओके, थैंक यू। यस मैम। रेखा ने जैसे ही कॉल काटा वैसे ही वो खुशी से झूम उठी कि तभी रेखा के फोन पर एक न्यूज हेडलाइन की तरह नोटिफिकेशन आई। इंडस ग्रुप ने पूरे प्लाजा होटल को मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए किया बुक। साल का सबसे महंगा सेलिब्रेशन। ये न्यूज देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोच लिया था कि अब बजाज फैमिली की किस्मत बदलने वाली थी। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वो दौड़कर नंदिनी के रूम में गई। सोती ही रहेगी क्या? ये देख। रेखा ने नंदिनी को जोर से हिलाया। क्या यार मम्मी, कभी तो सपना पूरा करने दो। सपने में प्लाजा होटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आंखें मसलते हुए नंदिनी ने कहा, अगर मैं कहूं कि तेरा सपना पूरा हो गया तो फिर? रेखा ने पूरी बत्तीसी निकालकर हंसते हुए कहा, वो कैसे मॉम? तुझे पता है, अभी इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर दिनेश के सेक्रेटरी का कॉल आया था। वो कह रहा था कि मिस्टर दिनेश ने मिस बजाज यानी तेरे बर्थडे के लिए पूरा प्लाजा होटल बुक किया है। ये देख, लेटेस्ट न्यूज। नंदिनी इतनी एक्साइटेड थी कि उसने रेखा से फोन छीनकर यह न्यूज पढ़ी और फिर बेड पे खड़ी होकर डांस करने लगी। Oh my God, oh my God, oh my God, Mom! This is the best day of my life! देख ले बेटा, वो मनहूस शिवाय तेरी जिंदगी से गया और हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गई। नंदिनी और रेखा की जिंदगी में ये खुशियां कितने दिन टिकने वाली थी? शिवाय किस तरह से बजाज फैमिली से बदला लेगा और इतने वक्त बाद शिवाय को मिली खुशियां क्या बरकरार रह पाए? सुबह सुबह हॉस्टल के बाहर शिवाय कैब में अवंतिका का इंतजार कर रहा था। अवंतिका हॉस्टल से बाहर निकली और ये देखकर चौंक गई कि वहां शिवाय खड़ा था। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां? अवंतिका ने असमंजस में पूछा। क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। अवंतिका भी खुशी खुशी कार में बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, शिवाय ने कहा। कल रात के बाद अवंतिका भी शिवाय पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि शिवाय ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। बिना किसी सवाल के वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे में वो दोनों इंदौर शहर के सबसे पॉश एरिया निपानिया पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक ऐसी इमारतें थी जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। अवंतिका भी ये देखकर एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने शिवाय से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया है। घर लेना तो दूर की बात है, मैं यहां का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम ज्यादा मत सोचो और चलो मेरे साथ, शिवाय ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने फिर शिवाय को टोकते हुए कहा, क्या तुम यहां मेरी नौकरी लगवाओगे? मैंने सुना है यहां पैसे तो अच्छे मिलते हैं, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि मुझे यहां नौकरी मिल सके। तुम समझ रहे हो ना? अवंतिका की इतनी दिल दहला देने वाली बातों का वो क्या जवाब दे, ये शिवाय समझ नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम एक बार अंदर तो चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतने सालों तक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद अवंतिका को अच्छी चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ये बात उसकी सोच से भी परे थी कि आज शिवाय उसके लिए यहां घर खरीदेगा। वो दोनों अंदर गए। आगे अवंतिका चल रही थी और पीछे पीछे शिवाय। अवंतिका को देखते ही सेल्स वुमेन खुश हो गई। आज अवंतिका ने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। कल तक उसकी आंखों में जो डर था वो आज एक अलग चमक में बदल चुका था। सेल्स वुमेन ने खुद से कहा, फाइनली आज एक अच्छा घर बिक जाएगा, मेरे कमीशन का इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही उसने अवंतिका के पीछे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि लड़की इतनी सुंदर लग रही है तो साथ में आने वाला आदमी भी अमीर होगा। लेकिन शिवाय की हालत देखते ही वो समझ गई कि ये बस दूर से घर देखने आए थे, खरीदने नहीं, क्योंकि इतने महंगे घर खरीदने की औकात उनकी लग नहीं रही थी। हेलो मैम। हेलो सर। क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? आई थिंक आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ के मकान बहुत महंगे हैं। आप प्लीज किसी सस्ते एरिया में जाकर विजिट कीजिए। थैंक यू। ये कहकर सेल्स वुमन जाने के लिए मुड़ने लगी। अवंतिका का सिर शर्म से झुक गया। तभी शिवाय ने सेल्स वुमन को रोकते हुए कहा, मैडम, मुझे इस एरिया का सबसे महंगा विला दिखाइए। यह सुनते ही वहां खड़ा हर शख्स दंग रह गया और शिवाय को घूर कर देखने लगा। तभी सेल्स वुमन बोली, सर, आपको पता होगा कि ये एरिया इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है और यहाँ सबसे महंगा घर 3 करोड़ का है, जिसमें आपको 50% पहले ही जमा करना होगा। सेल्स वुमन की यह बात सुनते ही शिवाय ने कहा, तो क्या, जो भी है मैं खरीदूंगा, मुझे घर दिखाओ। मुंह बनाते हुए सेल्स वुमन ने शिवाय को देखा और बोला, सर, आप पक्का घर लेना चाहते हैं ना? क्योंकि हम बहुत कम लोगों को यहां एंटरटेन करते हैं। लेकिन शिवाय ने बिना डरे कहा, आपको लगता है हम यहां टाइम पास करने आए हैं? आप हमें दिखा दो, हम अभी ले लेंगे। अब सेल्स वुमन को गुस्सा आ रहा था। उसने इतना जिद्दी इंसान आज तक नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि क्या बहाना बनाकर शिवाय को ऑफिस से बाहर निकाले, और ये चीज अवंतिका ने उसकी आंखों में देख ली थी। उसने भी झिझकते हुए शिवाय के कान में कहा, अभी यहां से चलते हैं शिवाय, वरना ये लोग हमें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। अवंतिका तो सच से काफी दूर थी। शिवाय ने उसे बस एक नजर देखा और वो कुछ कहने ही जा रहा था कि उसी समय पीछे से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई। मैंने बाहर लोगों को बात करते हुए सुना है कि यहाँ कोई पागल घर खरीदने आया है। शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेखा नंदिनी के साथ खड़ी थी। नंदिनी और रेखा पास की ही एक शॉप में नंदिनी की बर्थडे ड्रेस खरीदने आई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी को तलाक देने के बाद मेरा निकम्मा दामाद अचानक इतना अमीर बन जाएगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। आसपास के लोग भी अब शिवाय को नीची नजरों से देखने लगे थे, लेकिन यह बात अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि वह शिवाय से कल ही मिली थी, पर इतनी सी मुलाकात में ही उसे यह मालूम हो गया था कि शिवाय एक नेकदिल इंसान है। इसी वजह से उसने दांत पीसते हुए रेखा को जवाब दिया, तमीज से बात करो, अब ये तुम्हारी बेटी का पति नहीं है। अवंतिका को अपने बचाव में बोलते देख शिवाय का दिल भर आया, और शायद ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ था कि कोई उसके लिए भी सोचने लगा था। वो बहुत प्यार से अवंतिका को देखने लगा। ओहो, देखो तो ये भी है। अगर तुम बोलती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम भी यहाँ हो। तुम दोनों एक साथ, ये कब हुआ? लो देख लो सब इस बेशरम को। मेरी बेटी के तलाकशुदा पति के साथ अब ये गुलछर्रे उड़ा रही है। बगल में खड़ी नंदिनी भी चिल्ला पड़ी, माँ बेटी एक जैसी ही निकली। इसकी माँ ने मेरे पापा को फंसाया था और इसने मेरे पति को फंसा लिया। अपनी मां के बारे में सुनते ही अवंतिका का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवाय ने अवंतिका के आंसू देखकर तुरंत कहा, नंदिनी, पहले तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड हूं। और अवंतिका तुम्हारी जैसी नहीं है जो लड़कों के पीछे पैसों के लिए भागे। मुझे तो तुम मां बेटी की हरकतों से लगता है कि अवंतिका की मां नहीं, बल्कि आप दोनों बेशर्म हो। शिवाय को भी अपना फेवर लेते देख अवंतिका ने पहली बार एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस किया। उसे ऐसा लगा मानो अब उसे किसी का डर नहीं, और अब वो शिवाय के साथ पूरी दुनिया जीत सकती थी। अच्छा, तो अब ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई कि तुम हमसे लड़ रहे हो? यह सुनते ही शिवाय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अवंतिका के कोमल हाथों ने उसे रोक लिया। आज शायद अगर अवंतिका उसे नहीं रोकती तो वो सारी हदें पार कर देता। हाउ इम्प्रेसिव! अच्छा हुआ मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तुम्हारे जाते ही इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर ने इंदौर का सबसे महंगा होटल मेरे बर्थडे के लिए बुक किया है।
अब समझे तुम कितने मनहूस थे मेरे लिए। ये कहते हुए नंदिनी और रेखा जोर जोर से हंसने लगी। अगल बगल खड़े लोग नंदिनी को घूरने लगे। ये खबर फ्रंट पेज पर थी, इसलिए सब जानते थे कि इंडस ग्रुप ने पूरा प्लाजा होटल मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया है। पर वो लड़की नंदिनी थी, ये देखने के बाद वहां खुसुर फुसुर होने लगी। क्या कहा तुमने? इंडस ग्रुप के मैनेजर ने होटल बुक किया है, वो भी नंदिनी तुम्हारे लिए? नहीं तो क्या अवंतिका के लिए किया है? नंदिनी चिल्लाकर बोली। शिवाय ने दिनेश को अवंतिका के लिए प्लाजा होटल बुक करने के लिए कहा था, जो हो भी गया था। लेकिन शिवाय ने दिनेश से यह भी कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा करे जिससे नंदिनी और रेखा को लगे कि यह पार्टी नंदिनी के लिए रखी गई है। शिवाय इस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और इसके लिए अवंतिका की बर्थडे पार्टी से अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। अवंतिका, चलो यहां से। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई अच्छा घर होगा भी, हम कहीं और देखते हैं। शिवाय इतना बोलकर अवंतिका के साथ वहां से जाने लगा। लेकिन रेखा अब शिवाय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने टोकते हुए कहा, फटीचर आदमी, अगर मैं तुम्हें यहां घर खरीदने का मौका दे भी दूं तो भी तुम यहां कुछ नहीं ले पाओगे। और तुम कह रहे हो कि ये जगह बेकार है। अगर औकात है तो घर लेकर दिखाओ यहां। मैं शर्त लगाती हूं कि तुम एक दरवाजा भी नहीं खरीद पाओगे। इस समय वहां खड़ा हर शख्स शिवाय पर हंस रहा था। बगल में खड़ी सेल्स वुमन भी शिवाय को घूर रही थी कि तभी शिवाय ने रेखा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूं? शिवाय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर नहीं कर रहे तो खरीद लो ना 3 करोड़ का मकान। रेखा भी चिढ़ते हुए बोली। शिवाय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवंतिका का हाथ छोड़ा और तमतमाते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। देखा, मुझे पता था ये फटीचर यही करेगा। डर और शर्मिंदगी से अवंतिका को भी यहीं छोड़ गया। ले देख ले अवंतिका, किस यूजलेस इंसान के साथ थी तू। अवंतिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवाय उसे छोड़कर गाड़ी की तरफ क्यों चला गया। उसने सिर झुकाया और खुद भी ऑफिस से बाहर जाने लगी कि तभी शिवाय एक ब्रीफकेस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहां जा रही हो अवंतिका? अपना नया घर नहीं खरीदोगी? इतना कहते ही उसने अवंतिका को एक छोटी सी स्माइल दी और वापस अंदर ले गया। फिर उसने सेल्स वुमन के सामने 3 करोड़ रुपए रख दिए। इस वक्त सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इतने पैसे शिवाय के पास आए कहां से? रेखा तो नोटों से भरा बैग देखकर वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी और नंदिनी रेखा की हालत देखकर घबरा गई, मगर रेखा बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। मैं अभी के अभी पूरी पेमेंट कैश में करूंगा और तुम्हारा उसमें कोई कमीशन नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए सबक है ताकि तुम आगे किसी से भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचो। शिवाय ने गुस्से से सेल्स वुमन से कहा। अवंतिका भी यह सारा मंजर देखकर चौंक गई। उसने पीछे से शिवाय की शर्ट की स्लीव्स कसकर पकड़ ली। शिवाय समझ गया था कि अवंतिका डरी हुई है, इसलिए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे फौरन शांत किया। नंदिनी वहीं खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसे बहुत जलन हो रही थी। तुम मेरा शक सही निकला, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। ओ गॉड अवंतिका, मुझे लगता था कि तुम थोड़ी तमीजदार लड़की हो, पर मैं गलत थी। तुम्हें भी डोरे डालने के लिए मेरा ही पति मिला था। और शिवाय, डिवोर्स के समय मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। मैं तुम्हारी नौकरी लगवाना चाहती थी, पर तुम भी डिस्गस्टिंग निकले। अब मेरा मुंह मत देखो, आओ और मेरी मां को उठाओ। अगर यह पहले की बात होती तो शिवाय तुरंत दौड़कर रेखा को उठाता, लेकिन अब मामला बदल चुका था। शिवाय ने नंदिनी के कहने पर भी रेखा को इग्नोर कर दिया और रजिस्ट्री अवंतिका के नाम करवाने लगा। तभी वहां खुशी से भागते हुए मैनेजर आया और पूछने लगा कि किसने खरीदा वो मकान, जल्दी बताओ। सेल्स वुमन ने डरते हुए शिवाय की ओर इशारा किया। इन्होंने सर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने शिवाय की ओर देखा, वो बौखला गया और गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है? इसकी हालत देखकर लगता भी है कि यह 3 करोड़ का मकान ले पाएगा। पक्का इसने ये पैसे चोरी किए हैं। जल्दी पुलिस को फोन लगाओ और इसे पकड़ कर रखो, ये कहीं जाने ना पाए। कॉल द पुलिस नाउ। इतना सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और बगल में खड़ा शिवाय भी शॉक्ड हो गया।
अब क्या होगा शिवाय के साथ? क्या सच में उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस ले जाएगी? अवंतिका कैसे बचाएगी शिवाय को इस मुसीबत? आप सही बोल रहे हैं, जरूर इसने ये सब कहीं से चोरी किया होगा, वरना कल तक तो ये हमारे टुकड़ों पर पलता था, और एक ही दिन में इतने पैसे कहां से आ गए बताओ? मैनेजर की पुलिस को बुलाने की धमकी सुनकर रेखा झट से खड़ी हो गई और तुरंत आग में घी डालते हुए उसने ये कहा। यह बात सुनकर मैनेजर का शक यकीन में बदल गया। उसने शिवाय से पूछा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या सच में ये सारे पैसे आपके हैं या नहीं? शिवाय को मैनेजर की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जवाब में कहा, अगर पैसे मैं लेकर आया हूं और मेरी ही कार से लाया हूं तो ये बिल्कुल मेरे ही है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पैसे मेरे नहीं है? आप बिना जाने मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? रेखा ने अपनी बात से सभी के मन में शिवाय के खिलाफ शक भर दिया था। सभी की शक भरी नजरों की वजह से अवंतिका भी डर गई और उसने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। अवंतिका का शिवाय के करीब आना नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आपके पास इन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जैसा कि इन्होंने बोला उस हिसाब से आपके पास इतने पैसे होना नामुमकिन है। मैनेजर ने रेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी बीच में रेखा कूद पड़ी और बोली, ये जरूर उन्हीं लोगों के पैसे होंगे जिन्होंने इसको घर तक लिफ्ट दी थी। तेरे दोस्त थे ना वो, तूने उनसे चोरी की। अब मैनेजर को रेखा की बातों पर यकीन हो चुका था, क्योंकि उसकी नजर में भी शिवाय एक मामूली आदमी ही लग रहा था जो इतने पैसे रखने के काबिल नहीं था। ऐसे में मैनेजर ने शिवाय को धमकी देते हुए कहा, अगर अब आपने हमें सच नहीं बताया तो मैं आपको चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं, ये पैसे इनके ही हैं। अवंतिका ने जोर देते हुए कहा, लेकिन रेखा ने उसकी बात को तुरंत काटा और बोली, तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलती है और आज एक लड़का मिला तो भूल गई खुद की सच्चाई। इस बात का अवंतिका कोई जवाब नहीं दे पाई। इन सभी बातों के बीच मैनेजर किसी के साथ फोन पर बात करने चला गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वापस आया और बोला, मैंने पुलिस को बुला लिया है, कुछ ही देर में वो आ रही हैं। इसी बीच शिवाय ने अपना फोन निकालकर दिनेश को कॉल करना चाहा, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन की बैटरी डेड थी। यह गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, शिवाय ने मैनेजर से कहा। मैनेजर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर अवंतिका घबरा गई। जैसे ही शिवाय को पुलिस ले जाने लगी, वैसे ही अवंतिका मैनेजर के पास दौड़ी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, शिवाय को बचा लीजिए प्लीज। शिवाय को यह देखकर गुस्सा आया। उसने दूर से चिल्लाया, नहीं अवंतिका, यहां किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब पछताएंगे, महाकाल की कसम पछताएंगे। लेकिन अवंतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवाय को पुलिस बेवजह ही ले जा रही थी। शिवाय को जाता देख अवंतिका की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन तभी उसे यह महसूस हुआ कि वो तो शिवाय से सिर्फ एक दिन पहले ही तो मिली थी, तो उसे जाता देख वो रोने क्यों लगी थी? क्यों शिवाय को जाता देख उसका दिल दुख रहा था? यह नजारा देखकर रेखा और नंदिनी आपस में हंसने लगी और वहां से निकल गई। उधर पुलिस शिवाय को अपने साथ ले आई थी। इंटेरोगेशन रूम में शिवाय टेबल की एक तरफ चेयर पर बैठा था और दूसरी तरफ एक हाई रैंक ऑफिसर रवि बैठा था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसके चेहरे से लीडरशिप क्वालिटी साफ झलक रही थी। ऑफिसर के पीछे 2 कांस्टेबल्स भी खड़े थे। अगर तू मुझे सब सच सच बता देगा तो हो सकता है मैं तुझे जाने दूं, लेकिन अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो सालों के लिए अंदर डाल दूंगा। अब बता, कहां से पैसे चुराए तूने? मुझे पता है किसी के पास से भी इतने अमाउंट में कैश देखकर कोई भी उसे चोर ही समझेगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पैसे मेरे हैं। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जेल में जाने का शौक है? मैं आपको सब सच ही बता रहा हूं। आपने इंडस ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। वही कंपनी ना जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है? जी हां, मैं उसका चेयरमैन हूं। जैसे ही शिवाय ने यह बात कही, वैसे ही पहले तो दोनों कांस्टेबल्स हंसने लगे। शिवाय, जो कि सीरियसली अपनी बात बता रहा था, वो भी हैरान हो गया कांस्टेबल्स का चेहरा देखकर। तभी ऑफिसर ने हाथ से इशारा करके दोनों को चुप रहने के लिए कहा और शिवाय से बोला, तू होश में तो है? देख, अगर इस बारे में झूठ बोलेगा तो अभी अंदर कर दूंगा। शिवाय ने जवाब में कहा,
अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो इंडस ग्रुप में कॉल करके आप पूछ लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी का नंबर हमारे पास कैसे हो सकता है? वैसे एक बात बता, क्या डिवोर्स का इतना बड़ा सदमा लगता है कि आदमी पागल ही हो जाता है? शिवाय की आवाज अब शांत हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर रवि से शांति से कहा, अगर आप मुझे मेरा फोन चार्ज करके दे दें तो मैं कॉल करके किसी को बुला लूं। शिवाय की सीरियस टोन सुनकर रवि भी गंभीर हो गया। उसने कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा, जा इसका फोन लेकर आ, मैं भी तो देखूं कौन है ये। कांस्टेबल बाहर गया और उसने शिवाय का फोन चार्ज किया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में शिवाय का फोन था। उसने बिना कुछ कहे फोन शिवाय की ओर बढ़ा दिया। शिवाय ने तुरंत फोन मिलाया और उसने कुछ सेकंड्स की बातचीत के बाद कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। बिना किसी झिझक के उसने फोन टेबल पर रख दिया। तभी पुलिस स्टेशन में अवंतिका एक छोटा सा बैग लिए अंदर आई। वो एक पुलिस वाले के पास गई और बोली, सर प्लीज आप शिवाय को छोड़ दो। कौन शिवाय? शिवाय महेश्वरी, अभी कुछ देर पहले ही उन्हें यहां लाया गया है। अच्छा, वो अंदर रूम में पूछताछ चल रही है। फिर अवंतिका ने अपना छोटा सा बैग उस पुलिस वाले को दिया। ये क्या है? चौंकते हुए उस पुलिस वाले ने पूछा। उसने बैग खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें कुछ पैसे थे। ठीक है, आप वहां बैठो, मैं बताता हूं, और इस बैग को अपने पास रखिए। पुलिस वाले ने बैग को वापस अवंतिका को देते हुए कहा। अवंतिका बैग लेकर दूर किसी बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ गई, जहां दो वकील डीआईजी के साथ दौड़े दौड़े इंटेरोगेशन रूम की तरफ भागते हुए गए। इंटेरोगेशन रूम का गेट खुला। शिवाय का चेहरा देखकर डीआईजी घबराया और आते ही रवि पर चिल्लाने लग गया, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? रवि डीआईजी को देखकर चौंक गया और खड़े होकर उसने सैल्यूट किया। दोनों कांस्टेबल्स ने भी रवि के साथ साथ डीआईजी को सैल्यूट किया। डीआईजी ने पूछा, किस चार्ज के अंदर तुमने इन्हें यहां पर बैठा रखा है? सर वो रवि डीआईजी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो क्या लगा रखा है? ये इंडस ग्रुप के चेयरमैन है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? अब रवि बोलता भी तो क्या। इस बीच शिवाय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवाय के चेहरे से डीआईजी को यह एहसास जरूर हो चुका था कि वो खुश नहीं था। ऐसे में डीआईजी ने शिवाय से कहा, आप बाहर आराम से बैठिए, मैं इनसे बात कर लेता हूं। शिवाय ये बात सुनकर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। डीआईजी ने वकील को इशारा किया। वकील ने रवि को कुछ पेपर्स दिए। एफआईआर लिखी? डीआईजी ने रवि से पूछा। सर वो मुझे पता था, दोबारा ऐसी गलती मत कर देना, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी जाएगी, डीआईजी ने रवि को वार्न करते हुए कहा। जैसे ही शिवाय बाहर आया, वो चौंक गया ये देखकर कि अवंतिका वहां बैठी थी। अवंतिका के पास जाकर बैठने पर शिवाय ने देखा कि अवंतिका की आंखों में आंसू थे। फिर अवंतिका भी शिवाय को देखकर खुश हुई। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, तुम ये बताओ कि तुम यहां कैसे? पहले तुमने मुझे बचाया तो अब मेरी बारी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपनी सेविंग्स के पैसे ले आई, अवंतिका ने बताया। यह सुनकर शिवाय की आंखें भर आई। तो तुम पैसे देकर मुझे छुड़वाना चाहती थी? जानती हो ना इसे रिश्वत कहते हैं। मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे यही ठीक लगा। लेकिन अगर ये चले जाते तो तुम्हारा डेली का खर्चा कैसे चलता? मेरे लिए उस इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी था जिसने मेरी जान बुरे वक्त में बचाई थी। अवंतिका की यह बात शिवाय के दिल को छू चुकी थी। तुरंत शिवाय के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। शिवाय को हंसता देख अवंतिका भी खुश हो गई थी। मगर शिवाय उसे कैसे बताता कि वो कोई और नहीं बल्कि इंडस ग्रुप का चेयरमैन था। बिना कुछ सोचे समझे अवंतिका ने अपनी सेविंग्स के पैसों को शिवाय की मदद के लिए खर्च करने का सोच लिया था। वहीं शिवाय मन ही मन ये सोचने लगा कि एक तरफ नंदिनी थी जिसके साथ 3 साल बिताने के बाद भी उसने परवाह तक नहीं की और उसे जेल में जाने दिया, तो दूसरी तरफ अवंतिका थी जो बिना कुछ सोचे उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहती थी। उसकी मासूमियत, उसका पैनिक देखकर शिवाय का दिल कह रहा था कि वो उसे गले लगा ले।
इस दुनिया से दूर ले जाए। उसकी भीगी हुई आंखें, कांपते होठ और चेहरे पर बिखरी उदासी उसे और भी लाजवाब बना रही थी। वो इतनी नाजुक लग रही थी कि शिवाय को लगा कि अगर उसने उसे छू भी लिया तो वो पिघल जाएगी। आज शिवाय ने अवंतिका को निहारा, जी भर के निहारा। अवंतिका बस चुपचाप वहां बैठी रही, इस बात से बेखबर कि शिवाय के मन में एक तूफान मचा हुआ था। तभी डीआईजी के साथ साथ रवि और दोनों कांस्टेबल्स भी बाहर आए। रवि के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। शिवाय ने रवि के डर को भांप लिया था। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, एक काम करिए, आप इनके लिए पहले कैब बुक कीजिए और इन्हें सही सलामत उसमें बैठा कर आइए। मैं रवि जी से कुछ बात कर लेता हूं तब तक। उसने यह अवंतिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुरंत रवि ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल जल्दी से अवंतिका को बाहर की ओर ले गया। जैसे ही अवंतिका बाहर गई, वैसे ही अंसल प्रॉपर्टीज का मैनेजर और सेल्स वुमन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन में आए। मुझे माफ कर दो सर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इंडस ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैनेजर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर अगर हमें पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। घबराते हुए सेल्स वुमन ने कहा। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग यह देखकर शॉक थे। शिवाय, जिसे अभी तक सब एक मुजरिम के रूप में देख रहे थे, अब सभी को यह पता चल गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि इंडस ग्रुप का चेयरमैन था। कभी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना। आज तो मैं माफ कर रहा हूं सबको, आगे से ध्यान रखना। शिवाय ने मैनेजर और सेल्स वुमन को वार्न किया। सर एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए हमारी तरफ से। अपनी जेब से मैनेजर एक चाबी निकाल के शिवाय को देने लगा। ये क्या है? सर ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ये आपके नए विला की चाबी है। मैं किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहता, आप रख लीजिए इसे। नहीं सर, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, प्लीज सर ये रख लीजिए। मैनेजर के इतना कहने के बाद शिवाय ने चाबी ले ली। फिर डीआईजी से कहा, मुझे अब चलना चाहिए। और इतना कहकर शिवाय वहां से निकल गया। कैब में बाहर इंतजार कर रही अवंतिका यही सोचे जा रही थी कि हो ना हो शिवाय बहुत बड़ा आदमी था, तभी सब लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय भी कैब में आकर बैठ गया। अवंतिका ने तुरंत शिवाय से पूछा, वैसे तुम हो कौन और सभी लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? मुझे लगा ही था कि यह सवाल तुम्हारे मन में आएगा ही। मैं तो सिर्फ एक कॉमन मैन हूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी जान पहचान काफी ऊपर तक है, बस इसलिए मुझे इतनी इज्जत मिल जाती है। शिवाय ने बड़ी काबिलियत से अवंतिका के सवाल का जवाब दिया। अवंतिका ने भी यह जवाब सुन के मान लिया कि शिवाय सिर्फ एक आम आदमी था। वो क्या चीज थी जो शिवाय को अपनी सच्चाई बताने से रोक रही थी? क्या अवंतिका के मन में भी शिवाय के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी? शिवाय और अवंतिका कैब में बैठ गए और कैब अपनी मंजिल की ओर चल दी। हम कहां जा रहे हैं? अवंतिका ने कंफ्यूज्ड होकर शिवाय से पूछा। हम उनके पास जा रहे हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, जो मेरे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं, शिवाय ने समझाते हुए कहा। अवंतिका मासूम नजरों से शिवाय को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय क्या कह रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अवंतिका के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे। कुछ ही देर में कैब श्री गेंदेश्वर द्वादश मंदिर के सामने आकर रुकी। अवंतिका कैब में बैठकर एकटक मंदिर को देखने लगी, फिर फौरन गाड़ी से बाहर निकल गई। शिव मंदिर देखकर उसे एकदम से अपना बचपन का प्यार, वो लड़का याद आ गया। वो भी तो शिव भक्त था। अवंतिका बार बार अपने मन में शिवाय की तुलना अपने बचपन के प्यार से करती थी और दोनों में काफी समानता पाती थी। अवंतिका तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकली और शिवाय के साथ मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर के बाहर से दोनों ने प्रसाद और फूल लिया और कुछ ही देर में दर्शन करके लौट आए। दरअसल शिवाय को उसके बचपन का प्यार मिल चुका था, इसीलिए वो महादेव को धन्यवाद कहने के लिए अवंतिका के साथ मंदिर आया था। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठ गए और इस बार शिवाय ने कैब ड्राइवर को अंसल प्रॉपर्टीज की तरफ जाने को कहा। ड्राइवर शिवाय और अवंतिका को लेकर विला की ओर निकल पड़ा। शिवाय गाड़ी में चुपचाप बैठा था और अवंतिका उसे आश्चर्य से देख रही थी। गाड़ी में गुप्त सन्नाटा था। तभी अवंतिका की मीठी पर सहमी आवाज ने उस सन्नाटे को चीरते हुए कहा, शिवाय, आखिर तुम हो कौन? वो लोग तुमसे इतना क्यों डर रहे थे?
क्या तुम किसी माफिया गैंग के लीडर हो? शिवाय ने अवंतिका के डरे हुए चेहरे को गंभीरता से देखा और फिर अचानक हंसते हुए पूछा अगर मैं किसी माफिया गैंग का लीडर निकला तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगी? फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी या मुझसे नफरत करोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। अवंतिका हिचकिचाते हुए रुक गई। शिवाय अवंतिका के मन का हाल समझ चुका था, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन बात यह है कि मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट है। उसी ने मुझे वो 3 करोड़ दिए थे। बस इसी वजह से वहां बैठे लोग उसका नाम सुनकर डर गए और मुझे छोड़ दिया। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी। वैसे कौन है ये फ्रेंड जो अपने दोस्त को 3 करोड़ रुपए एक साथ देने को तैयार हो गया, वो भी आज के जमाने में? मैं इसका नाम जानना चाहूंगी। सब्र रखो अवंतिका, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें मिले। धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी कि मैं कौन हूं और मेरे सारे दोस्त कौन हैं। शिवाय ने गंभीरता से कहा। पता नहीं क्यों, पर अवंतिका का दिल हमेशा उसे कहता था कि शिवाय कभी उसे धोखा नहीं देगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। शिवाय के हाव भाव से अवंतिका को यकीन हो गया कि शिवाय सच कह रहा था। शिवाय सच ही तो कह रहा था। अभी वो एक नॉर्मल आदमी ही है, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी को अवंतिका के लिए कब का छोड़ चुका था। हालांकि वो पोजीशन आज भी शिवाय के लिए रिजर्व थी। वो जब चाहे वापस मेजर की पोजीशन ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अभी शिवाय का एक ही मकसद था, अवंतिका के प्यार को पाना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना जो वो कर रहा था। अवंतिका, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारा बचपन का प्यार हूं। मुझे डर है कि यह सच पता लगते ही तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं नंदिनी का पति था और अपनी बहन के पति के साथ शायद तुम रहना पसंद नहीं करोगी। शिवाय अपने ही ख्यालों में डूबा था। वहीं नंदिनी और रेखा इस बात से परेशान थी कि अब वो बजाज कंपनी को कैसे बचाएगी। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मां, उस अवंतिका ने सारा प्लान खराब कर दिया। अगर वो उस दिन विकी के साथ चली जाती तो हम लोग आज इस तरह परेशान नहीं होते। अब तो बस मेरे बर्थडे का इंतजार है। दिनेश सिंह की मदद के बिना कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल है। नंदिनी ने अफसोस के साथ कहा, एक बार दिनेश सिंह से तेरी बात पक्की हो गई, फिर मैं उस अवंतिका को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इस बार सीधे स्वर्ग भेजूंगी उसे। रेखा ने दांत पीसते हुए कहा। दूसरी तरफ अवंतिका ने फिर कुछ सोचकर झिझकते हुए शिवाय से पूछा, शिवाय, पिछले कुछ दिनों से जितना मैंने तुम्हें जाना और समझा है, तुम बहुत काबिल हो। तुम्हारा दोस्त भी इतना अमीर है, तो तुमने आज तक नौकरी क्यों नहीं की? क्यों बजाज फैमिली में रहकर खुद को बेइज्जत होने दिया? शिवाय अवंतिका को बेबसी भरी आंखों से देखकर मन में सोचने लगा। सिर्फ तुम्हारे लिए अवंतिका, तुम्हें पाने के लिए मैं बजाज फैमिली में गया था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुम्हारी जगह नंदिनी से शादी कर ली। अपने आप से यह कहने के बाद शिवाय ने गहरी सांस ली और फिर अवंतिका की तरफ देखते हुए बोला, सही वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा अवंतिका, मुझ पर भरोसा रखो। इस वक्त शिवाय की आंखों में अवंतिका के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो अवंतिका को एकटक निहार रहा था। अगर दादाजी ने शिवाय को धोखा नहीं दिया होता तो आज शिवाय अवंतिका का पति होता। नंदिनी कितनी लकी थी कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिला था। आज पहली बार मुझे उससे जलन हो रही है। अवंतिका ने शिवाय से उदासी भरे स्वर में कहा। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वो आगे क्या जवाब दे। उसने ड्राइवर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा और 5 मिनट में वो दोनों निपानिया में स्थित अंसल प्रॉपर्टीज के मेन गेट पर पहुंच गए। अगर अवंतिका को विला पसंद आ गया तो आज ही यहां शिफ्ट हो जाएंगे, शिवाय ने मन में सोचा। इतने में अवंतिका ने चारों ओर मुआयना करते हुए पूछा, हम यहां क्यों आए हैं शिवाय? शिवाय कोई जवाब देता उससे पहले गार्ड गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आपको कहां जाना है? किससे मिलना है? मुझे नाम बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूं, तभी आप अंदर जा पाएंगे। दरवाजा खोलो, मुझे पार्वती विला जाना है, वो विला अब मेरा है, शिवाय ने सख्त आवाज में कहा। उसकी यह बात सुनकर अवंतिका शॉक्ड हो गई। गार्ड ने शिवाय और अवंतिका को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा।
गार्ड की हंसी देखकर शिवाय के माथे पर लकीरें उभर आई। शिवाय समझ चुका था कि गार्ड उसे उसके कपड़ों से जज कर रहा था। शिवाय ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें अपनी नौकरी नहीं गंवानी है तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अंदर जाओ और मैनेजमेंट से पूछो पार्वती विला का ओनर कौन है, और फिर बाहर आकर मुझसे बात करो। शिवाय की रौबदार आवाज सुनते ही गार्ड के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर हकीकत में शिवाय पार्वती विला का मालिक निकला तो गार्ड की नौकरी से छुट्टी पक्की थी। लेकिन गार्ड कुछ कहता उससे पहले पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। शिवाय और अवंतिका ने मुड़कर देखा तो पीछे यश खड़ा था। दरअसल इंडस ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यश अपना सब कुछ गंवा चुका था और रास्ते पर आ गया था। बहुत ही मुश्किल से अभी उसकी नौकरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर लगी थी। यश अभी पार्वती विला की रेनोवेशन करने आया था, लेकिन शिवाय की बात सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। क्या कहा तुमने? पार्वती विला तुम्हारा है? तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें शिवाय। तुम्हारे जैसा लूजर पार्वती विला के बारे में सोच भी कैसे सकता है? अगर कहीं लॉटरी भी निकल गई तो भी ये विला तुम खरीद नहीं सकते हो। शिवाय ने यश को देखकर गाड़ी से बाहर निकलना सही समझा। ऐसे खास मौके पर शिवाय किसी से उलझना नहीं चाहता था, खास करके अवंतिका के सामने। वो बेचारी अपने जीवन में काफी कुछ झेल चुकी थी, इसीलिए अब और नहीं। यही सोचते हुए शिवाय कैब से उतरा और कैब का दरवाजा बंद करते हुए बोला, पिछली बार जो हुआ वो होने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई, क्यों? शिवाय ने कहा। शिवाय की बात सुनकर यश ऊपर से नीचे तक लाल हो गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ था? खैर, जो भी हो, मुझे नहीं जानना। मुझे तो एक अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ। विला के मालिक आ गए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी मुझे यहां काम है, मैं यहां पार्वती विला के रेनोवेशन के लिए आया हूं। ओनर आते ही होंगे, चलो जाओ यहां से। यश के पास एक अच्छा मौका था पैसे कमाने का। अगर पार्वती विला के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट उसने पूरा कर दिया तो उसे अच्छा कमीशन भी मिल सकता था और भविष्य में दूसरे अमीर क्लाइंट्स भी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिवाय के साथ बदसलूकी करके यश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। यह सुनहरा मौका भी उसने अनजाने में गवा दिया था। किसी मां पुरुष ने सही कहावत कही है, आ बैल मुझे मार। गाड़ी में बैठी अवंतिका को शिवाय और यश की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस ये अंदाजा लगा रही थी कि शायद वो दोनों दोस्त हैं और आपस में कुछ चिट चैट कर रहे होंगे। शिवाय ने एक नजर गाड़ी के अंदर अवंतिका को बैठे हुए देखा और मुस्कुराते हुए यश से कहा, अगर मैं सच में इस विला का मालिक निकला तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद को अमीर समझने लगे हो? भूल गए क्या नंदिनी ने तुम्हें क्यों तलाक दिया था? बिकॉज यू आर अ लूजर। अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास, कैब से पार्वती विला के अंदर जाओगे। गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए यश ने कहा कि तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर बैठी अवंतिका पर पड़ी और वो बोला, वो कौन है? तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? अरे वाह, क्या चीज पटाई है तुमने। 10 on 10 है ये तो। शिवाय को यश की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अवंतिका गाड़ी के अंदर थी, इसलिए वो यश की बातें सुन नहीं पाई। लेकिन यश को अपनी तरफ आता हुआ देख वो समझ गई कि कुछ तो हुआ है। शिवाय ने यश की बात सुनकर गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि वो आज कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। यश शिवाय के बगल से निकलकर अवंतिका के पास गया और बोला, हे ब्यूरी, इस लूजर के झांसे में मत आना। इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये तुम्हें विला दिखाकर बस धोखा दे रहा है। अवंतिका ने यश की ये बातें सुनी और समझ गई कि यश कोई लफंगा लड़का है, शिवाय का दोस्त नहीं। वो कैब में बैठे बैठे गुस्से से बोली, चप्पल खानी है? निकालू? यश का चेहरा जो थोड़ी देर पहले तक चमक रहा था, अब शर्म से लाल हो चुका था। शिवाय भी अब यश से कोई बकवास नहीं करना चाहता था। वो अवंतिका के जवाब से बहुत खुश था। यश को उसका जवाब मिल चुका था, इसलिए शिवाय ने गार्ड से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं? अंदर जाने दूं? ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारी असलियत जानने के बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल अंदर जाने नहीं दूंगा।
इतना कहकर वो गार्ड सिक्योरिटी बूथ के अंदर चला गया। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा, सीधा जेब से अपना फोन निकाला और अंसल प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर को कॉल लगा दिया। यश सामने खड़ा शिवाय को देखकर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, चलो शर्त लगाते हैं, अगर ये विला सच में तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हारे सामने जिंदगी भर नजरें नहीं उठाऊंगा, और अगर ये विला तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम हमेशा मेरे सामने माफी मांगते हुए नजरें झुकाकर चलना। मंजूर है? यश के हिसाब से शिवाय एक यूजलेस पति था जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो 3 करोड़ का बंगलो कहां से खरीदेगा? इसलिए यश पूरे चौड़े में शिवाय के सामने सीना ताने खड़ा था। तभी यश की नजर सामने से आती ग्रे लग्जरी कार पर पड़ी जो पूरी रफ्तार से अंसल प्रॉपर्टीज की तरफ आ रही थी। जैसे ही यश ने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, उसकी आंखें चमक गई। वो गाड़ी अंसल प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर राघवेंद्र की थी। अब तुम्हारा क्या होगा शिवाय? 2 मिनट पहले अगर यहां से रफू चक्कर हो जाते तो तुम्हारे बचने की थोड़ी गुंजाइश होती, पर अब मिस्टर राघवेंद्र तुम्हें जेल की चक्की पिसवाएंगे। कहते हुए यश हंसने लगा। गाड़ी के मेन गेट पर रुकते ही यश तुरंत राघवेंद्र के पास उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, मगर राघवेंद्र यश को इग्नोर करते हुए अंदर गया और गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। और शिवाय सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और यह मंजर देखते ही यश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या होगा अब यश के साथ जब उसे सच्चाई का पता चलेगा? क्या अवंतिका भी आज शिवाय की सच्चाई को जान जाएगी? शिवाय कैसे करेगा इस सिचुएशन को डील? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शिवाय से बदतमीजी करने की? बिना चेक किए तुमने उन्हें रोका कैसे? राघवेंद्र ने गुस्से से कहा। सर खुद देखिए, ये आदमी कैब से आया है और मिस्टर यश भी मुझे इस आदमी की सच्चाई बता चुके थे, इसीलिए मैंने इनको अंदर जाने नहीं दिया। गार्ड ने कहा। अभी के अभी यहां से निकल जाओ, कल से यहां दिखाई मत देना, राघवेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहां गलती कर दी जो राघवेंद्र उस पर इस तरह बरस पड़े। पीछे खड़े यश के भी होश उड़ गए। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि राघवेंद्र गुस्सा क्यों हो रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिवाय, यह सब मेरी ही गलती है। मुझे गार्ड को आपके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यह नजारा देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गई। राघवेंद्र शिवाय से माफी क्यों मांग रहे थे? यश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि यह सब क्या हो रहा था। उसने अपनी आंखें रगड़कर दोबारा देखा, लेकिन नजारा पहले जैसा ही था। इन दोनों का कहना है कि अंसल प्रॉपर्टीज में कदम रखना मेरी औकात के बाहर है। क्या आपको भी यही लगता है मिस्टर राघवेंद्र? शिवाय ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखते हुए पूछा। इतना सुनते ही राघवेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके गले में शब्द जम गए, जैसे किसी ने उसे बर्फ के बीचों बीच खड़ा कर दिया हो। हे भगवान, पार्वती विलास शिवाय का ना हो, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आज मुझे बचा लो। यश मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने से सच नहीं बदलता। इस वक्त शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि यश अब अपनी बची कुची इज्जत भी गवा चुका था। तुम लोग होते कौन हो ये बकवास करने वाले? पार्वती विला मिस्टर शिवाय का ही है और सारी फॉर्मेलिटीज मैंने खुद पूरी की है, समझे? राघवेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही यश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यश को अचानक शिवाय की पुरानी बातें याद आने लगी। उसने नंदिनी को तलाक देते वक्त कहा था कि सब लोग पछताएंगे, वो सबको उनकी औकात दिखाएगा। शिवाय सच कह रहा था। यश का दिमाग इस समय घोड़ों से भी तेज दौड़ रहा था। वो एक एक करके सारे तार जोड़ रहा था। उसे याद आया कि जब वो इंडस ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था तब वहां भी शिवाय उसे मिला था और उसके ठीक बाद उससे बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है क्योंकि उसने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को बेइज्जत किया था। उस दिन लिफ्ट में जाते वक्त शिवाय ने किसी को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा था। मतलब वो नाटक नहीं कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट पर्सन कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। यश पागलों की तरह बड़बड़ाया जा रहा था। देखते ही देखते यश पागलों की तरह हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवाय से कहा,
अगर मुझे पहले पता होता मिस्टर शिवाई कि आप इतने बड़े आदमी हैं तो मैं कभी आपसे पंगा नहीं लेता और ना कभी नंदिनी से शादी करने की सोचता। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिवाई, ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। शिवाई ने यश की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो अवंतिका के साथ कैब में बैठकर विला की ओर चला गया और उधर यश वहीं खड़ा शिवाई की कैब को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा और फिर हंसते हुए बोला मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन बजाज फैमिली और नंदिनी का क्या हाल होगा? उन्होंने 3 साल तक शिवाई को टॉर्चर किया है, वो तो सड़क पर आ जाएंगे। ये सोचते हुए यश बहुत खुश था क्योंकि नंदिनी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, इसलिए अब वो बजाज फैमिली की बर्बादी देखेगा। हालांकि यश अभी तक शिवाई की असलियत नहीं जानता था, लेकिन आज के तमाशे से वो इतना तो समझ चुका था कि शिवाई कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसे ऑफेंड करना हर किसी को महंगा पड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फाइनली उसका बर्थडे प्लाजा होटल में होने वाला था, जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। रेखा की नींद भी इस वक्त उड़ी हुई थी। वो भरी दोपहर में नंदिनी के कमरे में आ गई और नंदिनी से बोली, नंदिनी बेटा, तुम्हें पता है आज टुडेज न्यूज मीडिया हाउस के चेयरमैन का कॉल आया था। वो भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। इतने सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हारे बर्थडे पर पूरे इंदौर शहर के रईस आएंगे। हम दिनेश जी को इस पार्टी के लिए थैंक यू जरूर बोलेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है मां, अगर मेरी उनसे शादी हो गई तो थैंक यू किस बात का? नंदिनी ने हंसते हुए कहा और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को निहारने लगी। इधर शिवाय और अवंतिका की कैब विला के सामने रुकी। अवंतिका कैब की विंडो से भौचक्की होकर विला देखने लगी। उसने आज तक सिर्फ इंटरनेट पर ऐसे विला देखे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े विला को वो कभी सामने से भी देख पाएगी। अवंतिका ने फौरन इंटरनेट खोला और उस विला की कीमत ढूंढने लगी। शिवाय अवंतिका की इस हरकत को देखकर मुस्कुराने लगा। अवंतिका की मासूमियत को देखकर शिवाय बार बार उस पर फिदा हो जाता था। शिवाय अपना छोटा सा दिल हर बार अवंतिका पर हार जाता था। तुम्हें क्या लगता है, यह खूबसूरत है या नहीं? शिवाय ने पूछा। क्या तुम सच में इस विला की बात कर रहे हो? अवंतिका ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया। ऑफ कोर्स, विला के बारे में ही पूछ रहा हूं। शिवाय ने कहा। जाहिर सी बात है, इतना महंगा विला है, खूबसूरत तो लगेगा ही। अवंतिका ने खुशी से उछलते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम्हें इतना पसंद आ गया है तो तुम ही ये विला रख लो। शिवाय बोला और फिर उसने झिझकते हुए आगे कहा, मेरा मतलब है, अगर ये विला तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम भी यहां रह सकती हो। वैसे भी इतने बड़े विला में मैं अकेले कैसे रहूंगा? आज से तुम्हें उस घटिया हॉस्टल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहो मेरे साथ। शिवाय की बात के जवाब में अवंतिका बोली, पर मैं यहां कैसे रह सकती हूं? लोग क्या कहेंगे? सबको एक और मौका मिल जाएगा मुझे जलील करने का। अवंतिका ने उदासी भरी आवाज में कहा। शिवाय भी भली भांति इस सच्चाई से वाकिफ था। बिना शादी के एक छत के नीचे किसी गैर मर्द के साथ रहना आज भी एक लड़की के लिए इज्जत बेचने जैसी बात थी। उसने कैब ड्राइवर को पेमेंट किया और अवंतिका को इज्जत के साथ विला के अंदर ले आया। अवंतिका, कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी? मेरी बात सुनो। शिवाय ने सामने पड़े सोफे पर अवंतिका को बैठाया और फिर उसके सामने बैठकर समझाते हुए बोला, अभी तुम्हारी जान को खतरा है। रेखा ऑलरेडी तुम्हें 2 बार बेच चुकी है। वो आगे क्या करेगी हम नहीं जानते, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम यहां मेरे साथ रुक जाओ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। अवंतिका शिवाय की बात समझ चुकी थी। उसने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं। अगर अब मुझे कुछ हुआ ना तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वैसे मैं ऊपर वाला रूम लूंगी, ये फाइनल है। जहां मन है वहां रह लेना, सब तुम्हारा ही है। शिवाय ने हंसते हुए कहा। जाओ तुम नहा लो, मैं तब तक कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने हमारे आने से पहले ही कपड़े, तौलियां और बाकी चीजें यहां मंगवा ली थी। शिवाय के कहने पर अवंतिका अपने कमरे में चली गई और 1 घंटे बाद फ्रेश होकर नीचे आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो?
अवंतिका ने चुटकी बजाते हुए पूछा। तो शिवाय अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, वो बस अरे तुमने बाल क्यों नहीं सुखाए? अवंतिका, ठंड लग जाएगी, चलो इधर आओ, बैठो, मैं करता हूं, शिवाय ने पूरे हक से कहा। इतना कहते ही शिवाय अवंतिका के रूम से हेयर ड्रायर लाया और बड़े प्यार से उसके बाल सुखाने लगा। गर्म हवा के साथ साथ शिवाय की वो गर्म उंगलियां जब अवंतिका की गर्दन को छू रही थी तो उसके बदन में मानो सिहरन सी दौड़ने लगी। कोई पहली बार उसके इतना करीब था और उसके लिए ऐसा कुछ कर रहा था। अवंतिका के बाल सुखाकर शिवाय ने फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। सॉरी, अभी यहां कुछ था नहीं तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यह कहते हुए शिवाय ने अवंतिका के सामने छोले भटूरे रख दिए। तुम्हें कैसे पता मुझे छोले भटूरे पसंद है? अवंतिका ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस रैंडम खाना ऑर्डर कर दिया था, पर अच्छा हुआ, ये तुम्हारा फेवरेट है, अब तुम पेट भर के खा सकती हो, शिवाय ने कहा। अवंतिका ने खुशी खुशी शिवाय के साथ खाना खत्म किया और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन शिवाय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शिवाय आज बहुत खुश था, फाइनली उसे उसका बचपन का प्यार मिल चुका था। वो अभी बस अवंतिका के साथ रहना चाहता था। उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो चुपचाप अवंतिका के कमरे के दरवाजे पर सिर रखकर खड़ा हो गया कि तभी उसने कमरे के अंदर से कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनी तो कान लगाकर वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया। तुम धोखेबाज हो, इतने साल बीत गए पर तुम अभी तक नहीं आए, कहां हो तुम? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, पर वो सब झूठ था। पता है, रेखा और नंदिनी ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, मुझे मारा, पीटा और जलील किया। मैंने सब तुम्हारे लिए सहा था और तुम ही मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। अवंतिका अपने कमरे में रोती हुई खुद से बातें कर रही थी। अवंतिका की बातें शिवाय के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अवंतिका, तुम आज भी अपना वादा निभाकर मेरा इंतजार कर रही हो। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, पर तुमने सच्चा प्यार किया था मुझसे, इसीलिए आज भी मेरे लिए रो रही हो। यह कहते हुए शिवाय की आंखें भीग गई। उसने अपने आप से आगे कहा, अवंतिका, मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुम्हारा ऐसा शानदार बर्थडे होगा कि पूरा इंदौर शहर देखेगा। तथास्तु। शिवाय ने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ जाते हुए अपना फोन निकाल लिया। दिनेश, मैं आपको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। 28 तारीख को प्लाजा होटल में बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट भी आपको ही करना है। याद रहे, यह सबसे शानदार बर्थडे पार्टी होनी चाहिए जो लोग सालों तक ना भूलें। शिवाय ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल सर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, दिनेश सिंह ने अटेंटिव होकर जवाब दिया। दूसरी तरफ नंदिनी मिस्टर दिनेश के साथ अपनी शादी के सपने सजा रही थी। उसे यकीन था कि इतने पैसे वाले आदमी से शादी करके वो जिंदगी भर ऐश करेगी। क्या नंदिनी का ये सपना पूरा हो पाएगा? शिवाय अवंतिका को कैसे बताएगा अपनी सच्चाई? और क्या सच जानने के बाद अवंतिका अपना लेगी शिवाय को? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।